हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2022 एग्जाम पूछे जा सकते हैं। उसका टॉप वीवीआई नोट जो भी है उसको इंपॉर्टेंट छांट के यहाँ रखे हुए हैं। इसके अलावा जो पीछे का नोट जिसको छूट गया या नहीं देख पाया है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। या इस एक्सरसाइज का सब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है उसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और एमबीटी का ऑब्जेक्टिव भी बनाए हुए पहले से जो आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए उससे पहले फार्मूला को हम देखते हैं कि कौन कौन फार्मूला है जो इसका बेसिक है फार्मूला और इसका डायग्राम। क्योंकि एक्सरसाइज 3 में शर्त बड़ा बहुत मायने रखता है, वही शर्त समझना है। पहले फार्मूला देखते हैं। इसका जो विस्तारित रूप होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। इसको ध्यान रखिए, क्या रहेगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। विस्तारित रूप होता है। x का गुणांक जो होता है वो a होता है, y का गुणांक मेरा b होता है, अचर पद मेरा क्या होता है? c होता है। ये क्लियर है? यानी कि जो y का x का गुणांक होगा क्या होगा? a होगा, y का गुणांक b होगा, अचर राशि c होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं x के साथ a है तो x का गुणांक a है, y के साथ b है तो y का गुणांक b होगा, खाली संख्या c हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आया इसका विस्तारित रूप। अब कहते हैं जब दो गो समीकरण दिया रहेगा, दो गो समीकरण जैसे a1x b1y c1 बराबर 0 रहेगा, जो समीकरण 1 रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 रहेगा। ये क्या दिया रहेगा? इसका शर्त हम आगे बताते हैं। ये दिया रहेगा तो इससे शर्त आता है। क्या शर्त आता है? थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। शर्त ये आता है कि शर्त के मुताबिक a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो तो हलों की संख्या कितने होंगे? एक और केवल एक हल होंगे। ध्यान रखिएगा। पहले हल की संख्या देखते हैं कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो कितने हल होंगे? एक हल होंगे। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो अनेक हल होंगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा c2, कोई हल नहीं हो। इसको याद रखने के लिए आसान भाषा में हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि अगर पहला बराबर नहीं हो, यानी a1 बराबर a2 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं हो, यानी पहले के बराबर ना होगा तो एक और केवल एक हल अद्वितीय हल होगा। यानी शुरू में बराबर नहीं हुआ तो एक और केवल एक हल हुआ, पूरा बराबर हुआ तो अनेक हल हो गया, और सिर्फ लास्ट में बराबर ना हुआ तो कोई हल नहीं। ध्यान रहेगा। यानी कि शुरू में बराबर न हुआ तो एक हल, शुरू में बराबर न हुआ तो एक हल, पूरे बराबर हुआ तो अनेक हल, क्योंकि सब बराबर है तो बहुत हल होगा, और सिर्फ लास्ट में बराबर न होगा तो क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। ध्यान रहेगा ये। अब आती इसका ग्राफ पूछा जाता है कि पहला बराबर न हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। सभी बराबर हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? समपाती बनेगा। और लास्ट में बराबर न हो तो क्या बनेगा? समांतर बनेगा। ध्यान रहेगा, यह शर्त के मुताबिक है। फिर आते हैं संगत संगत में कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का तो संगत होता है। जब सब बराबर होता है तो संगत होता है, लास्ट में बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि युग्म का नाम रहता है कि अगर पहला बराबर ना हो तो युग्म कैसा होगा? अविरोधी होगा। यानी अविरोधी का मतलब कोई विरोध नहीं कर रहा है, अविरोधी यानी विरोध नहीं करने वाला। और सब बराबर हो तो बहुत हल होगा तो एक दूसरे पर आश्रित है, और लास्ट में बराबर ना तो कोई हल नहीं है तो मतलब सब विरोध कर रहा है तो क्या है? विरोधी है। ध्यान रहेगा ये, इसको ध्यान रहेगा। इसके अलावा इसमें इसी के अंदर पूछे जाते हैं, पूछे क्या आएंगे कि यदि हलों की संख्या एक और केवल एक हल हो तो कैसे ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। या इसी में पूछ लेगा कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो दो समीकरण का तो उसे कितने हल होंगे? तो एक और केवल एक हल। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे? ध्यान रखिएगा कि जैसे पूछेगा अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो उसका शर्त आपको दिमाग में आना चाहिए। क्या जाना चाहिए? शर्त कैसे दिमाग में रहेगा? क्योंकि जैसे कहा कि ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो कितने हल है, तो प्रतिच्छेदी से दिमाग में आना चाहिए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। प्रतिच्छेदी का मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। आज जैसे ही आ गया तो इसका कितने हल होते हैं? एक और केवल एक हल होते हैं। जैसे हमें पूछ दिया कि युग्म का नाम अविरोधी है तो हमें ये बताइए कि अविरोधी होने पर कितने हल होंगे? तो अविरोधी का मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, और हल से कितना होगा? केवल एक और केवल एक हल। ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी पूछे जा सकते हैं कि अगर संपाती हो तो कितने हल होंगे? तो अनेक हल होंगे। आश्रित हो कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। आश्रित हो तो संगत हो, असंगत हो संगत हो जाएंगे। इस प्रकार याद हो जाएगा पूरा। उसी प्रकार पूछे जाए कि समांतर हो तो कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं होगा। असंगत हो कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं होगा। विरोधी हो तो कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं होगा। इसको आपको क्या कहा है? बारीकी से ध्यान रखना है। ये सारे शर्त को आप जितना अच्छा से याद कर लिए उतना बेहतर होगा। इस पर शर्त पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, और या नहीं तो इस शर्त पर डायरेक्ट सवाल के अलावा इसमें इस पर क्वेश्चन भी दिए रहते हैं और डायरेक्ट शर्त भी रहते हैं। इस दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी पूछे जा सकते हैं।
आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन कौन है। लिखा रहता है कि ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, क्या हो, एक सरल रेखा, आलेख जो ग्राफ यानी खींचते हैं वो एक सरल रेखा हो तो रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। यानी जो समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है वो कौन सा कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। यदि आलेख सरल रेखा हो तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। ध्यान रहेगा। चलिए आगे आते हैं। रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन होता है? जिसमें दो चर राशि मौजूद हो तो क्या होते हैं? क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। आगे लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को 5 विधि से हल ज्ञात किया जाता है। कितने विधि ज्ञात किया? 5 विधि से। कौन कौन विधि है? तो 5 विधि में ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है? प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन या लुप्तीकरण विधि, ग्राफीय विधि, अनुपात निर्णय विधि, ब्रजगुणन विधि। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन या लुप्तीकरण विधि, ग्राफीय विधि, अनुपात निर्णय विधि या ब्रज गुणन विधि या वज्र गुणन विधि उसे कहते हैं। ये 5 विधि है। क्या विधि है? 5 विधि। तो सवाल ये पूछे जाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ज्ञात करने कितने विधि है? तो कितने हो जाएंगे? 5 विधि। कितने हो जाएंगे? 5 विधि पूरा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक और सवाल को पलट दिया जाता है, पूछा ये जाता है अब नया में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने बीजीय विधिया है? बीजीय का मतलब बीज गणितीय ना होता है, वैसे विधिया कितना है? देखिएगा, एक ग्राफ है, ग्राफ विधि है, और ग्राफ के अलावा कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो बीज गणितीय विधिया कै गो है? 4 गो। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बनाने की विधि 5 है लेकिन एक ग्राफ है, इस कारण बीज गणितीय विधि कितना है? 4 है। तो अगर सवाल में रहे कि इसे कितने विधियां है तो हो जाएगा 5 विधि। अगर रहेगा कि बीज गणितीय विधि कितना है तो कितना हो जाएगा? 4 विधि हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा इसको कि विस्तारित रूप जो होता है कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ग्राफीय विधि से दो रेखाओं का कटान बिंदु उस समीकरण युग्म का हल होता है। यानी कि हम ग्राफ विधि से ग्राफ जब बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद जहाँ कटता है ना, कटान बिंदु का जो मान होता है वही उसका क्या होता है? हल होता है। इसका मतलब ग्राफीय विधि बनाने से उस कटान बिंदु जो होता है उस समीकरण क्या होता है? हल होता है। चलिए ध्यान रहेगा। उसके अलावा ये नोट जो है ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा ये जाएगा कि x बराबर 5 हो, x बराबर 5 हम लिख दें, इसके अलावा कोई भी संख्या रह सकता है, यानी x का मान सिंपली दिया रहेगा। x बराबर 5 हो तो उससे बने रेखा x अक्ष पर लंब होती है, y अक्ष के समांतर होती है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि x अक्ष है, y अक्ष है, ये होता है x अक्ष होता है x डैश, ये हुआ y डैश होता है ना। अब कहते हैं x अक्ष बराबर 5, x का मान लिए 5 हो तो x बराबर 5 होता है, लाइनिंग ऐसे जाता है, ऐसे जाने पर x अक्ष पर लंब हो जाता है, x पर क्या होगा? लंब होगा, और y का क्या होता है? समांतर होता है। इसको आसान भाषा में ऐसे याद रखा जाता है कि जिस अक्ष पर मतलब जिस अक्ष का मान दिया रहे, जिसका मान दिया रहे उस पर लंब और उसके उल्टा पर समांतर होगा। यानी x का मान 5 दिया है तो x अक्ष पर लंब होगा और y अक्ष के समांतर हो जाएगा। उसी प्रकार y को देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, y बराबर 5 हो तो उससे बने रेखा जो होते हैं तो y का मान दिया है तो y पर लंब होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ लिखे कि y अक्ष पर लंब हो गया, x अक्ष के समांतर हो गया। ध्यान रहेगा ऐसे, यानी जिसका मान दिया रहे उस पर लंब हो गया, उसके उल्टा पर समांतर हो गया। उसी को हम आसान भाषा में नीचे लिख दिए, क्या लिख दिए है कि x या y जिसका मान दिया रहे उस पर लंब होती है तथा उसके विपरीत वाले के समांतर होती है। ध्यान रहेगा, यानी कि x का मान दिया रहे तो x पर लंब होगी, y का मान दिया रहता है y पर लंब होगी और उसके उल्टा पर समांतर होगी। तो x का मान दिया रहे तो y पर समांतर होगी, y का मान दिया रहे तो x पे समांतर होगी। चलिए अगला है कि x प्लस वाई बराबर 0 तथा x माइनस वाई बराबर 0, तो x y का मान जो होगा ना वो 0,0 होगा। ये आपको बनाने आ सकता है कि दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण को एक समीकरण 2 मान के x y का मान निकालेंगे तो 0,0 आता है। x का मान भी 0, y का मान भी 0, इसलिए 0,0 होता है। इसको लिख इसलिए दिए है कि ये कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, तो इसलिए लिख दिए है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि x प्लस वाई बराबर 0 है, x माइनस वाई बराबर 0 है, तो कटान बिंदु कितना होगा? 0,0, या उसके हल कितना हो जाएंगे? 0,0 हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ अलग से नोट आते हैं जो एग्जाम में सब्जेक्टिव बनाने के समय काम दे सकता है। जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। जो आपको क्या है कि चाल दूरी जहाँ पर फार्मूला यूज किया गया है, यानी चाल को समय को निकालना, उस समय में आपको ये काम दे सकता है, ठीक है। तो ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। आगे लिखा हुआ है कि एक नाव वाला सवाल में आता है धारा का अनुकूल और प्रतिकूल। तो ध्यान रखिएगा, धारा का अनुकूल होने से चलने पर है ना
धारा के अनुकूल होने या चलने पर, धारा के अनुकूल चलेगा या धारा के अनुकूल चलने पर या होने पर चाल को जोड़ दिया जाता है। पूछा जाता है कि नाव की चाल धारा के चाल है, तो अगर नाव धारा के अनुकूल चले तो x प्लस वाई दोनों का चाल जुट जाता है। उसी में पूछा जाता है कि धारा का प्रतिकूल हो तो चाल क्या होगा, तो धारा का प्रतिकूल होने या चलने पर चालों का अंतर निकालते, क्या निकालते हैं, अंतर घटा देते हैं। यानी कि अनुकूल कहेगा तो हम जोड़ देंगे, प्रतिकूल कहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, चलिए भिन्न वाले प्रश्न में, भिन्न वाला जो कहता है कि इसमें भिन्न किसी भिन्न के अंश हर में घटा दे जोड़ दे, वैसे प्रश्न जब रहता है तो अंश को x अर्थात हर को y मानते हैं, अंश का मानते हैं x और हर को मानते हैं y, इसीलिए भिन्न जो होता है ना x बटा y होता है। यानी कि भिन्न वाला सवाल में अगर अंश को x माने हर को y माने तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा y हो जाएगा। अब आते हैं दो अंक वाली संख्या जो होता है, तो क्या होता है, दो अंकों वाली संख्या में दाहाई अंक को x है, इकाई अंक को y मानते हैं, और दाहाई अंक को x इकाई अंक को y मानेंगे तो दो अंक वाली जो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। यानी कि दो अंकों वाले संख्या में दाहाई अंक को x इकाई अंक को y मानते हैं तो दो अंकों वाली संख्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये नोट जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक शर्त है, शर्त पर ध्यान रखिएगा। एक शर्त पर एक छूट गया है कि शर्त में जब दो समीकरण रहेगा तो शर्त पर बैठा कर हलों की संख्या निकालते हैं, लेकिन उसमें एक नया आया है, लिखा रहता है कि अगर ax प्लस बी वाई और प्लस सी और बराबर 0, एक ही समीकरण लिखा रहेगा, कहेगा इस समीकरण कितने हल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो गो समीकरण रहेगा तो दोनों को शर्त बैठा कर मान निकालेंगे तो पता चलेगा है एक हल है कि अनेक हल है, कोई हल नहीं। लेकिन जब एक ही को समीकरण रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ध्यान रहेगा। ये पूरे नोट को याद कर लीजिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक भी ऑब्जेक्टिव दिक्कत नहीं होगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े, हम पहले शुरू में बता दिए है कि ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का भी लिंक दिए है, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। अगला पिछला वीडियो जो व्यक्ति नहीं दे है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाकर क्या करते हैं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है।